लास्ट एपिसोड में देखते 23 हेल डीमन के सामने जबरदस्त एंट्री करता है। हम कुछ समय पहले का सीन देखते 23 कहता नहीं, मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो ग्रैंडमा। बॉडी सीट पर कहते नंबर 23 हम हैं, इंसानों को बचाने के लिए टूल्स। लेकिन पिछले 300 साल से मैं बस एक बेकार औजार की तरह था जो बस जगह घेर रहा था, एक टूल जिसका यूज नहीं किया जा सकता। मैं एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हूँ। प्लीज नंबर 23 मुझे यूज करो। और प्रेजेंट में देखते 23 के बॉडी से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। हेल डीमन कहती एकमात्र चीज जो मुझे रोक सकती है वो है मौत। यहाँ तक कि हेवन के सेज सन वुकोंग भी ऐसा नहीं कर सकते। वो अशुरा रूप में ट्रांसफॉर्म होते हुए जाकर 23 पे अटैक कर देती है, लेकिन 23 उसके पंच को काफी इजीली रोक लेता और कहता अपनी पूरी पावर का यूज करे, मुझे वो पावर दिखाओ जो इंसानी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हेल डीमन को जबरदस्त पंच मारता है और कहता ताकि ग्रैंडमा की चॉइस बेकार ना जाए। उस पंच से हेल डीमन दूर की ओर जाने लगते और हम देखते वहाँ पे एक और क्लोन होता है। इससे हेल डीमन कहती वो बस एक क्लोन कैसे हो सकता है, कैसे। लेकिन हम देखते वो दोनों हेल डीमन के पीछे पहुंच जाते हैं और दोनों हेल डीमन को जबरदस्त पंच मारते हैं, जिससे वहाँ की जमीन भी शटर होने लगते हैं। तभी एक अपने घुटने से अटैक करता और हम देखते वो दोनों अपने घुटने से उससे गर्दन उसके फसले पे अटैक कर देते हैं। लेकिन हेल डीमन उस पर अटैक करती है, लेकिन हम देखते 23 उसके फेस पे अटैक कर देता है तो दूसरे वाला पंच मारने के लिए तैयार रहता है। हम देखते एक उसके सिर के ऊपर दूसरा ठोड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हेल डीमन के मुंह से ब्लड तक आने लगता है। 23 कहता है मैं निराश हूँ हेल डीमन, क्या सच में तुम्हारे पास बस इतना ही है, और अपने पाम का यूज करता है। हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे 23 उसी पाम का यूज कर रहा होता है और कहता है क्या आप मुझे क्लोनिंग टेक्निक के अलावा कोई और टेक्निक नहीं सिखा सकते, मैं अब 50 से ज्यादा क्लोन बना सकता हूँ। बॉडी सीट पर कहती है कितना अहंकारी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने क्लोनिंग टेक्निक में महारत हासिल कर ली हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम 50 क्लोन बना सकती हो। 23 कहता फिर मुझे इसे पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए मुझे कितने क्लोन बनाने की जरूरत है। बॉडी सीट पर कहती है ये क्लोन की संख्या के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक क्लोन बनाने के बारे में है, लेकिन उसे अपना ट्रू सेल्फ बनाना, और सिर्फ एक क्लोन नहीं, ये क्लोनिंग टेक्निक का हाईएस्ट फॉर्म है। 23 भी हैरान कहता है मेरा ट्रू सेल्फ ये कैसे संभव हो सकता है। बॉडी सीट पर कहती है बिल्कुल ये संभव हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही बनाने जा रही हूँ, इसलिए सिर्फ अपने ट्रेनिंग पर ध्यान लगाते रहो। इसे 23 चिढ़ जाता है और कहता हार्डिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, मैं बिना डांट फटकार के भी मेहनत कर रहा हूँ। हम देखते वो अटैक हेल डीमन के चेस्ट पे हुआ होता है, जिससे हेल डीमन पीछे को गिरने लगते हैं और हम देखते उसके फेदर अलग हो जाते हैं और उसके पीछे जबरदस्त फायर एक्सप्लोजन होता है। 23 कहता मरो हेल डीमन, और हम देखते हेल डीमन इससे अपने घुटने पे आ जाती है। नोहा काफी हैरानी से अपने मन में कहता है उसने हेल डीमन को हरा दिया, वो भी काफी आसानी से। क्या यही 23 की असली पावर है, वो जिसने हेवन के बराबर ग्रेट सर्च का ब्लड पाया। लेकिन ये क्या है, ये बेचैनी की फीलिंग और डेज्यू वू। हेल डीमन कहते समय को पीछे ले जाकर 10 बार लड़ने के बाद भी ये फाइट अभी भी 7 मिनट के अंदर तय नहीं हुआ। इससे नोहा काफी हैरान कहता क्या। हेल डीमन कहते मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहीं तक खेल सकती हूँ, वो समय बेकार करने वाला काम है, किसी भी शख्स से लड़ना जो वैसे भी मरने वाला है। 23 कहता तुम बेकार की बातें कर रही हो, और वो बालों से लिपट जाती है और कहती है तुम अकेले नहीं हो जो क्लोनिंग टेक्निक यूज कर सकता है, अगर हेल का गेट खोलने के बाद भी तुम जिंदा बचे तो मैं सच में तुमसे लड़ूंगी, ग्रेट सेज हेवन के बराबर। 23 काफी हैरानी से कहता बाले। नोहा कहता 23 मेरी बोटी को पकड़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा, हेल डीमन अब यहाँ नहीं है, हमें यहाँ छोड़ के वो हेल गेट को खोलने चली गई है। अभी हमें हेल डीमन को देखते हैं जिसके सील से काफी सारे बालें निकलने लगती है, हम उसे दूर से भी देख सकते हैं। हम सियोल में एक एनर्जी को देखते हैं, लंदन में भी, और यहाँ तक कि टोक्यो में भी, मॉस्को, पेरिस। हमें बताया जाता है दुनिया भर में हेल गेट 666 खुले। हम सड़क पे काफी बड़े गड्ढे को देखते हैं, बंदे देखने लगते हैं, कहते हैं ये क्या है, और उसके वीडियो बनाने लगते हैं। तभी उसमें से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है, उस बंदे का सिर को पकड़ लेता है। हम देखते हैं उस गड्ढे से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं, बंदे चिल्लाने लगते हैं मॉन्स्टर। देखते वो मॉन्स्टर आते इंसानों को खाने लगते हैं, इंसान चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं बचाओ मुझे बचाओ। हम देखते वहाँ पे एक ही पल में हंगामा सा मच जाता है, वो इंसानों किसी भेड़ बकरी की तरह मार रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर के सिर पर कोई लैंड करता है और एक तलिस्मान को लगाता है और कहता है एक्सप्लोजन तलिस्मान, जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। और ये सेजूंग होती है जो कहती है हेल के गेट खुल गए हैं। तभी एक्सोजर सुनो, इस पल से हाईएस्ट खतरा हेल मोड घोषित किया जा रहा है। क्या ग्योंग के साथ साथ हाई लेवल के एक्सोजर को भी हटा दिया गया है, लोगों को बचाने के लिए अपना लाइफ दे दे। ये लाइफ छोटा लेकिन आफ्टर लाइफ इटर्नल है, मैं ये वापस लेती हूँ, आफ्टर लाइफ इटर्नल नहीं है, ये जगह ही अब आफ्टर लाइफ है, लेकिन फिर भी हमें अंत तक लड़ना होगा। और हम देखते हैं सेजूंग के सामने एक काफी बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है क्योंकि हम एक्सोर्सर्स हैं। रुस्तम कोंग को देखते हैं जो कहता है तुमने सच में हेल गेट को खोल दिया। हेल डीमन या मैं तुम्हें असुरा कहूँ। हेल डीमन कहते तुमसे मेरी जान पहचान है और तुम्हारी यादें वापस आ गई है। कोंग कहता क्या तुम सोचती हो कि हेवनली रेल्म बस ये सब देखता रहेगा,
आखिरकार उनके खेत पर कीड़ों ने हमला किया है। अब वो कीड़े के साथ साथ फसलों को भी बर्बाद कर देगा और नए बीज बोएगा। क्रिएटर खुद ही तय करेंगे। हेल डीमन कहती हाँ वही करेगा, लेकिन क्या होगा अगर क्या ऐसा कोई बीज था जो क्रिएटर को ही काट सकता था। कोंग यानी कि यामार कहता तुम किस बारे में बात कर रही हो। कोई भी मॉन्स्टर कितना भी हाई लेवल या पावरफुल क्यों ना हो, वो क्रिएटर के खिलाफ नहीं लड़ सकता। सभी स्पीसीज का रचना इस प्रकार की है कि वो क्रिएटर के खिलाफ नहीं जा सकते। हेल डीमन कहती मुझे पता है, लेकिन एक कीड़ा है जो इस डिजाइन से भटक गया है। एक कीड़ा है जो किसी भी चीज को खा सकता है जिससे वो नफरत करता है। कौन कहता मुझे मत बताओ हेल गेट के खुलने का मकसद। हेल डीमन कहती हाँ, हेल गेट का खुलना इंसानी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना है। ये क्रिएटर को बुलाने के लिए एक चारा है। मैं मॉन्स्टर डिवावर का यूज करने जा रही हूँ क्रिएटर को मारने के लिए। फिर मैं बीच बोऊंगी खुद। तो मैं मॉग गिवासा के अंदर जो चीज है वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, वो एक सोल से भरी हुई चीज है। 300 साल पहले इंसानों द्वारा बनाए गए पत्थर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ। मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार खिला सकती हूँ और जब चाहूँ मॉग गिवासा को मार सकती हूँ। कौन कहता तो तुम सेलेस्टियल गॉड से लड़ने के लिए मॉग गिवासा के यूज करने की प्लान बना रहे हो, लेकिन सबसे पहले उसे सेलेस्टियल से नफरत करनी होगी, है ना। हेल डीमन कहते मुझे पहले से ही इसका रास्ता मिल गया है। 300 साल पहले एक दिलचस्प शख्स था, हिरन नाम का एक यंग मॉन्स्टर। उसकी भूख इंसानी और सेलेस्टियल्स की संघार से बनी थी। हालांकि जब मॉग गिवासा ने उसे खा लिया तो तब सभी मिक्स ब्लड वाले इंसान बच गए, उनकी आगे संतान भी हुई। अगर मॉग गिवासा उन वंशज में से किसी एक को नफरत करके खा ले, थोड़ी से वो क्रिएटर गॉड को भी बचा सकता है। और कौन को अपने बालों से उठा लेती जिसे कौन कराने लगता है। कौन कहता अब तुम मुझे एब्जॉर्ब करने की प्लान बना रही हो। हेल डीमन कहती है नहीं, क्या तुम सुन नहीं रहे हो, मैं मॉग गिवासा को सेलेस्टियल से नफरत करवाने जा रही हूँ। और कहती है मशीना कहती है यस लॉर्ड ऑफ हेल। हेल डीमन कहती है तुमने इस फाइट में अच्छा प्रदर्शन किया, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ये यामा का पुनर्जन्म है, इसे खाओ। मशीना कहता वाह तुम मुझे यामा दे रही हो। हेल डीमन कहते मैं पहले से ही भरा हुआ हूँ, अगर तुम टॉप टियर मॉन्स्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें इसे खाना होगा। मशीना कहता टॉप टियर मॉन्स्टर थैंक यू। हेल डीमन कहती हालांकि मैंने इसे थोड़ा परेशान किया है और वो मरने के पास है, अगर तुम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि इसे अभी करो। नेक्स्ट सीन में हेल डीमन ड्रैकुला और गॉब्लिन को देखते जो कहते हैं लॉर्ड ऑफ हेल योमा को मशीना जैसे शख्स को क्यों दे दिया। हेल डीमन कहती क्या तुम जेलस हो क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं दिया। ड्रैकुला कहता नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत उदार उपकार है उसके जैसे किसी के लिए। हेल डीमन कहते तुम सही हो, वैसा ही है, लेकिन ये सच में कोई रिवॉर्ड नहीं है। मशीना का होस्ट जिनचोन है, सच में वो एक हाइब्रिड इंसान है। हम कौन को देखते जो अपने मन में कहता मैं बेहोश हो रहा हूँ, मेरा पेट का दर्द खत्म हो गया है, अब मैं चल सकता हूँ। लेकिन ये आवाज क्या है, और अपने सामने देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि मशीना उसे खा रहा होता है और उसके बॉडी को बार बार खाने लगता है। ऐसा लगता है कॉन्ग फाइनली मर चुका है। तब वहाँ पे जोंग भी आ जाता है। हेल डीमन कहती है फीड मशीना। के बॉडी पे किसने कब्जा कर लिया मॉग गिवासा को। नफरत का एक ऐसी लहर, इस रास्ते में मॉग गिवासा गॉड को भी खा सकता है। ग्योंग कहता दूर हो जाओ मेरे दोस्त से। मशीना काफी हैरान कहता क्या। तभी ग्योंग घुटना मारता जिससे उसके दांत तक टूट जाते हैं और हम देखते वो हवा में काफी ऊपर तक आ जाता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, हम देखते उसका मुंह भी गायब हो जाता है और वो एक ही बार में मशीना को खा जाता है। कॉन्ग के बॉडी को देखते जो बिल्कुल ही बेसान लग रहा होता है। कॉन्ग उसके सामने खड़ा होता है, उसके आंखों से भी आंसू निकल रहे होता है और उन पलों को याद करने लगता है और कहता है कॉन्ग हमेशा मेरे साथ था, हमेशा मुझे बचाता था, सिर्फ इसलिए कि हम दोस्त थे। लेकिन अपने घुटने पे आ जाता, कभी फूट फूट के रोने लगता और कहता ये ऐसे नहीं मर सकता। ऐसा लगता है जैसे मशीना ने उसके सिर को ही खा लिया हो। ग्योंग कॉन्ग के हाथ को पकड़ता और कहता मुझे माफ करना, मुझे माफ कर देना कॉन्ग। हेल डीमन कहती हाँ मॉग गिवासा नफरत की इस भावना को याद रखे, जल्दी जिन चीजों को तुम बचा नहीं सकते उसकी संख्या बढ़ती जाएगी जब तक कुछ भी ना बचे। मैं बताया जाता हेल गेट खुले हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और हम शहर में जगह जगह पे मॉन्स्टर को देखते हैं। एक बंदा भाग रहा होता है, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं और एक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है, कहता लगता है तुम बहुत ही मोटे हो गए और हंसने लगता है। और हम देखते हैं और कोई नहीं फैटी होता है जो कहता है दूर रहो। तब वहाँ पे सूर्य में आता और कहती है नीचे झुको और जम करते उसके सिर पे जाके एक तलिस्मान को लगा देते और कहती है फायर एक्सप्लोजन, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर सेजुंग के पेड़ को पकड़ लेता है और कहता है तुम कमीनी, इससे दर्द होता है, उसे जमीन पे पटक देता है। और बताया जाता है इंसानों का शिकार करके मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल हो गए। एक ही हालत में सेजुंग का हालत काफी खराब हो जाता है और कहती है भागो। और बताया जाता है जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती गई, एक्सोजर कमजोर होते गए। मॉन्स्टर कहता है ये एक्सोजर इतना कमजोर क्यों है, या फिर ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और हंसने लगता है। अभी हम देखते हैं उसका आधा बॉडी गायब हो जाता है। और बताया जाता है लेकिन मॉन्स्टर ही पावरफुल नहीं हुए। और हम देखते हैं ये जोंग होता
होता है जिसे देखते हो फैटी कहता कैसे होल क्या है, और बताया जाता है जैसे ही मॉन्स्टर ने दुनिया पे कब्जा कर लिया, मॉन्स्टर गिवावा भी उनमें से आगिनती को खाकर स्ट्रॉन्ग हो गया। और हम एक और ऑक्टोपस मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक लड़की को खाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे भी ग्योंग आ जाता है, उसके आधे बॉडी को ही खा जाता है, फिर दूसरी तरफ एक और को खा जाता है, फिर एक और को। हम देखते हैं उसका ऑरा पूरे शहर में फैलने लगता है। अभी वहाँ पे 23 आता है जो कहता है हेल गेट का साइज बढ़ रहा है, जल्दी टॉप 10 मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में एंट्री करेंगे। इससे पहले कि ऐसा हो हमें हेल डिमन को ढूंढ के मारना होगा, अगर कास्टर ही मर जाए तो स्पेल बेकार हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कहता है तुम एक पावरफुल एक्सोजर हो जो इस तरह आसमान में उड़ रहे हो, इतनी स्वादिष्ट एनर्जी। लेकिन 23 अपने एक ही स्लैश में उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लॉर्ड ऑफ द हेल जमाल की रिवाइंड एबिलिटी को अब्सॉर्ब कर लिया है, अगर वो समय को पीछे ले जाए तो सच में हमारे पास कोई चांस भी नहीं बचेगा। ग्योंग कहता उसे अपनी एबिलिटी का यूज करने का कोई मौका ना दे, आपको बस उन्हें 20 मार डालना है। 23 कहता अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर वो एक बार भी समय को पीछे ले गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ग्योंग कहता फिर भी मुझे तुम्हारी योजना पसंद नहीं है, और ग्योंग अपने ऊपर की ओर देखता है तो हम वहाँ पर न्यूक्लियर बम को देखते हैं। 23 कहता है ये तो ICBM है, एक न्यूक्लियर मिसाइल। हेल डिमन कहते सेलेस्टियल अपना चाल चल रही है, वो रीपर्स को ऐसा करने दे रहे हैं, खेत को जलाने से पहले उनकी अंतिम फसल। इसका मतलब है कि क्रिएटर गॉड है, नए बीज बोने वाले हैं। दूसरी तरफ हम एक बड़े से मैंसन को देखते हैं, एक बंदा मिसाइल को शूट करने वाला होता है, तभी दूसरा बंदा कहता रुकिए अगर आप उस बटन को दबाएंगे इंसानियत का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। वो बंदा कहता पवित्र एरिया बहुत ही दूषित हो चुका है, हमें स्पेशल बलिदान अर्पित करना होगा हमारे मास्टर के लिए। वो बंदा कहता है ये ईगल 1 है, कमांडर का मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, वो समझदारी से फैसले लेने में सक्षम नहीं है, परमाणु वेपन को लॉन्च करने की पावर को तुरंत ही सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को सौंप दो। तभी उसे हेडशॉट लगता है, और वहाँ पे एक और बंदा आता है जो हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया सर, चीन, चाइना, रूस और इंडिया से फसल काटने वाले तैयार हैं, बस अब आपको बटन दबानी बाकी है। हर एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर मिसाइल दुनिया के हर एक बड़े शहर में फैल रही है। वो बंदा कहता अच्छा काम किया सभी लोग, परमेश्वर जरूर हमारी भक्ति को पहचानेंगे और आप पे वफादार आपको ये अर्पित करते हैं। और वो सभी कहते प्लीज इसे एक्सेप्ट करे, और वो न्यूक्लियर बटन को दबाते हुए कहता हम सब कुछ आपकी इच्छा पे छोड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं मिसाइल का गेट खुलने लगता है और वो लॉन्च हो जाता है, और कहता है जैसा कि आपने चाहा हम वैसा ही करें। और हम देखते हैं काफी सारे मिसाइल शूट होते हैं, और ये सब हेल डिमन भी देख रही होती है जो कहती है खेती को जलाने से पहले फसल काटने वाले के पास एक अंतिम काम था, जिसका मतलब है क्रिएटर गॉड नए बीज बोने आ रहे हैं। हम देखते हैं एक मिसाइल ठीक ग्योंग के नीचे गिर रहा होता है। 23 कहता है न्यूक्लियर मिसाइल, ग्योंग कहता हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इसे अपने बॉडी के अंदर विस्फोट कर दूं तो मैं विस्फोट को रोक सकता हूँ। 23 कहता बेवकूफ, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे खाकर जिंदा रह पाओगे, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। ग्योंग कहता लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं और कैसे सबको बचा सकता हूँ। और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, और वो मिसाइल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता कभी भी नहीं, मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ, एक दोस्त को देख रहा हूँ, मेरे सामने ही मरा। और हमने ग्योंग मिसाइल के आधे हिस्से को खा जाता है, जिससे उसके आंखों और बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है, और ग्योंग के पूरे बॉडी से ब्लीडिंग होने लगता है। वो नीचे को गिरने लगा, तभी 23 आके उसे पकड़ लेता है और कहता है ध्यान से सुनो ग्योंग, मुझे ये एक्सेप्ट करने में जितना भी नफरत हो, लेकिन तुम इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो, मेरे से अलग तुम इन मॉन्स्टर को खाकर और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, अब तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ग्योंग कहता वेल मैं खुश हूँ, हम इसे रोकने में कामयाब रहे, कोई भी नहीं मरा। 23 कहता ये राहत की बात है फिर भी, और अपने सामने देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे मिसाइल गिरने लगते हैं। 23 कहता अरे नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा है, और हमें बताया जाता उस दिन 4000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हुए, हम शहर में जबरदस्त एक्सप्लोजन को देखते हैं, और हमें बताया जाता है और 85% हम न्यूक्लियर मिसाइल के असर को स्पेस से भी देख सकते हैं, और बताया जाता है इंसानियत खत्म हो गई। नेक्स्ट दिन 1 महीने बाद का देखते हैं, हम शहर का हालत को देखते हैं जो काफी जर्जर हो चुका होता है। 2 बच्चे भाग रहे होते हैं, और एक बच्चा रोते हुए कहता भाई मैं अब और नहीं भाग सकता। बड़ा भाई कहता चुप हो जाओ, बस भागते रहो, रुकना मत। तभी अपने सामने को देखता है तो उसे एक कंटेनर दिखता है, उसका भाई कहता जल्दी आओ जल्दी आओ। बच्चा कहता कि आप चाहते हैं कि मैं अंदर जाऊं, वो भी अकेले? नहीं मैं तुम्हारे साथ छुपूंगा भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसका बड़ा भाई कहता अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं भी मर जाऊंगा, तुम आप भाग नहीं सकते, बस अंदर जाओ। वो बच्चा रोते हुए कहता ठीक है, और कहता कॉन्ग जिमिन सूरज उगने तक बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, आवाज सुनाई दे, छुपे रहो समझे। कॉन्ग जिमिन कहता हाँ। उसका भाई कहता आप कोई जवाब भी मत देना, और कहता मॉम डैड मैं जिमिन को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। हम एक बड़े मॉन्स्टर को देखते जो कहता तुम वहाँ हो, चुपचाप आओ।
और मैं तुम्हें बिना दर्द के खाऊंगा। आखिरकार मुझे दौड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो काफी तेजी से भागने लगता है और कहता वो मॉन्स्टर, थैंक गॉड वो स्लो है, मैं इसे जिमिन से दूर ले जाने के लिए जितना दूर तक हो सकेगा भागूंगा। लेकिन मॉन्स्टर का हाथ उसे पकड़ लेता और कहता है इंसान सच में बेवकूफ है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर वो चुपचाप आए तो मैं उन्हें बिना किसी दिक्कत के खा लूंगा, लेकिन वो हमेशा दर्दनाक तरीके से मरना चाहते हैं। उसके सिर को दबाने लगता और कहता बेवकूफ, मैं धीरे धीरे तुम्हारा स्वाद चखूंगा, तुम्हारी उंगलियां से शुरू करूंगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इसे दर्दनाक बना दूंगा। तभी उसे एक पंच पड़ता और हम देखते हैं ये जिमिन होता जो उसे मारने लगता और कहता रुको, मेरे भाई को जाने दो। उसका भाई कहता तुम इडियट भागो। मॉन्स्टर हंसते हुए कहता मैं आज लकी हूँ, ऐसे समय में एक साथ 2 इंसान के पिल्ले को खाना सच में लकी हूँ, इंसान सच में बेवकूफ है। अभी मॉन्स्टर काफी हैरान होता क्योंकि वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कहता है कितना ही दुविधा है। मॉन्स्टर कहता क्या बकवास है एक और, वाह आज का दिन सच में मेरे लिए लकी है और हंसने लगता है। वो बंदा कहता रुको क्या मैंने इसे बनाया, उसे अपने डंडे से मारते हुए कहता घिनौने, और एक ही बार में उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो बंदा कहता मॉन्स्टर एक पल में गायब हो गया, क्या ये उन फेमस एक्सोजर में से एक हो सकता है। तभी वो बच्चा कहता भाई, वो कहता जिमिन क्या तुम ठीक हो। वो बंदा कहता जिमिन कहता हाँ लेकिन क्या तुम ठीक हो भाई, और उस बंदे को कहता थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों को खा लिया जाता। और ये बॉडी सीटवा का मास्टर होता है जो कहता है एक्सोसर, वो कुछ भी नहीं था और हंसने लगता है। लेकिन तुम्हारे छोटे भाई के हाथ में जो स्केच बुक्स था वो क्या है, वो मॉन्स्टर से भागते समय भी उसे पकड़ा हुआ था। मन लगता है वो सच में मेरा है, हमारे पेरेंट्स की फोटो जल गई है इसलिए मैंने उनकी तस्वीर बनाई, तब से वो उसे अपने साथ खजाने की तरह लेकर घूम रहा है। मास्टर हंसते हुए कहता तो तुम अच्छे आर्टिस्ट हो। वो लड़का कहता हाँ जब एक दिन चीजें नॉर्मल हो जाएगी मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मास्टर कहते निराश के दौर में भी तुम अपने आप को थामे रहते हो। मैं इसे बिना लिए लेकिन मैंने सच में खुद को पीछे छोड़ दिया। इस बच्चा को कुछ समझ में नहीं आता और कहता है बच्चे इस बुरे आदमी के पास भी एक पिक्चर था जिसे वो काफी संभाल के रखता था, लेकिन जिस कुत्ते को मैंने पाला था उसने उसे बर्बाद कर दिया। मैंने इस पर सालों तक कितनी मेहनत की, कितनी शर्म की बात है। अब मैं इस उलझन में फंस गया हूँ कि क्या करूँ, क्या मुझे इसे ठीक करने की कोशिश करना चाहिए या फिर से शुरू करना चाहिए। मास्टर कहते वेल इसका एक हिस्सा कुत्ते द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं गया और गलती से उस पर रंग गिर गया, इसके ज्यादातर हिस्से मिट चुके हैं लगभग 80%। बच्चा कहता क्या आपने वो रंग जानबूझ के गिराया था, मैं कभी कभी अपने ड्राइंग को बिगाड़ देता हूँ और हताश के कारण उसे और भी बेकार बना देता हूँ। मास्टर हंसते हुए कहता तुमने मुझे पकड़ लिया, ये सही है, हालांकि मैं बुरा हो गया पर मेरे में ज्यादा धैर्य नहीं है, और हंसने लगता है। कहता तो मुझे बताओ अगर तुम होते तो क्या तुम उस ड्राइंग को ठीक कर पाते, अगर तुम होते तो क्या तुम उस ड्राइंग को दोबारा बनाते या फिर से एक नई बनाते। इससे वो बंदा कहता क्योंकि मैंने पेंटिंग को नहीं देखा इसलिए मुझे यकीन नहीं है, और सॉरी ये मास्टर नहीं है कोई और है जो हमें कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। और ये कहता है कोई बात नहीं, बेझिझक ईमानदारी से बोलो, बात बस इतनी है कि मैं इससे बहुत परेशान हूँ। वो बच्चा कहता अगर ये मैं होता मुझे लगता है कि मुझे फिर से शुरू करनी चाहिए। वो बंदा कहता मैं समझता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों। वो बच्चा कहता क्योंकि मुझे एक खराब पेंटिंग को देखकर हमेशा दुख होता है, और अगर मैं इसे फिर से शुरू करूँ मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर भी पेंटिंग बना सकता हूँ। वो बंदा हंसते हुए कहता सही कहा तुमने, सच में काफी अच्छा जवाब है। और कहता जिमिन क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स के ड्राइंग को देख सकता हूँ। जिमिन खुश होते हुए कहता हाँ बिल्कुल, मैं ह्यूंग ने इसे बनाया, ये सच में बहुत ही अच्छा है ना। वो बंदा कहता कितना प्यारा फैमिली है। पुराने नियम कहते हैं कि इंसान हो या कोई योकाई कोई भी सोल बच नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन ठीक रहेंगे। आखिरकार हमें इस काम की एक एग्जाम्पल की जरूरत है जो ये दर्शाएगा कि इंसानी जीव भी कभी अस्तित्व में थे। इसे वो बच्चा काफी हैरान होता है और कहता कौन जीडूगा कौन जिमिन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि टीवी के इतने पास मत देखो। इस आवाज से उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और आवाज आता है इसे बंद करो और यहाँ आओ, जिससे वो दोनों अपने पीछे को देखने लगते हैं। उसे देखते हुए काफी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं उसके पेरेंट्स होता है जो कहता है चलो खाते हैं, और उसकी माँ कहती है मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा बुल्गी बनाई है, और हम देखते हैं उन दोनों का बॉडी गायब होने लगता है। और वो बंदा कहता है उस जगह पर हमेशा खुश रहो, लास्ट ह्यूमन सोल। और खड़े होते हुए कहता ठीक है अब हम शुरू करें क्या। और जमीन पे अपने स्टिक को मारते हुए कहता एक नई पेंटिंग। उसका टोन चेंज हो जाता है और कहता वहाँ लाइट होने दो। अभी हम देखते उसके बॉडी से जबरदस्त ऑरा निकलने लगता है और हम उस ऑरा को दूर से भी देख सकते हैं। देखते वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इससे एक मॉन्स्टर का ध्यान भी उस पे जाता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर इंसान दोनों गायब होने लगते हैं और ये लहर आगे की ओर भी फैलने लगता है। और हम शिप को देखते हैं जिसमें 23 कहता है विनाश की रोशनी। क्रिएटर द्वारा बनाई गई किसी भी बीइंग जो उस लाइट के संपर्क में आती है उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सॉरी ये हेल डीमन होती है जो कहती है
लाइट फैलती रहेगी और ना केवल इंसानियत को बल्कि हेल की गहराई को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ड्रैकुला कहता क्या हम ठीक रहेंगे? हेल डीमन कहती अगर वो जगह इस जगह भी पहुंच गया तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास मोस्ट डिवावर है। इंसानियत की खातिर क्रिएटर गॉड से कौन बहादुरी से लड़ेगा? ड्रैकुला कहता ये भविष्यवाणी की गई है कि डिवावर इंसानियत को बचाने के लिए क्रिएटर गॉड से लड़ेगा। अगर मैं दिखावा कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मोस्टर डिवावर सच में क्रिएटर को हराने में कैपेबल होगा। अभी आवाज आता रीजन है जिससे ड्रैकुला काफी हैरान होता है। और ये असुरा होता है जो कहता है क्रिएटर गॉड पूरी तरह से इनविंसिबल है, एक ऐसा बीइंग जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए जब उसे पहला राइवल मिलेगा तो कोई ना कोई बदलाव जरूर पैदा होगा। इसे गोब्लिन और ड्रैकुला उसके सामने झुक जाता है। हेल डीमन कहती है तुमने सही कहा, और मोस्टर डिवावर एक प्रकार का कीड़ा है जो क्रिएटर गॉड के सिस्टम से बच निकला, क्योंकि ये क्रिएटर गॉड के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसलिए विनाश की लाइट उस पर कोई भी असर नहीं करेगा। ये बस एक अंदाजा है। असुरा हंसते हुए कहता गॉड बनने के लिए इस तरह का जुआ जरूर खेला जाना चाहिए। हेल डीमन कहती है ये सचमुच सच है, और जैसा कि होता है कार्ड बांटे जा चुके हैं। इस जुआ का रिजल्ट ये तो तभी पता चलेगा जब कार्ड खुलेगा और हम नोहा और ग्योंग को देखते हैं। नोहा कहता मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ, क्या तुम सच बात इस बार श्योर हो? तुमने भी देखा कि जो भी लाइट को छूता है, चाहे वो मॉन्स्टर हो या इंसान, बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। ग्योंग कहता मैं नहीं जानता कि वो लाइट क्या है, लेकिन 1 घंटे से भी कम समय में इसने हमारे देश के आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया। इस डर से ये संभवतः 2 दिन के भीतर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। मैं इसे किसी भी तरह रोकूंगा, अगर मैं नहीं तब इंसानियत को बचाने के लिए सभी लोग द्वारा किए गए बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे। और कहता है ओल्ड फैशन मैजिक टेक्निक, मैक्सिमम आउटपुट, जिस उसके पूरे बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है। इससे नोहा अपने मन में कहता है उसके बगल में रहने से ही मेरी बॉडी टूटने जैसा महसूस होने लगता है। नंबर 20 के प्लान के लिए थैंक्स। ग्योंग एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जिसकी तुलना सिर्फ मॉन्स्टर से की जा सकती है। हम देखते हैं ग्योंग उस लाइट के अंदर अपने हाथ को डालने लगता है और काफी हैरान कहता है क्या ये एक ऐसी लाइट है जो इसे छूने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। हेल डीमन देखते हुए कहती है हमारी पहली अंदाजा सिद्ध हो चुकी है, विनाश की लाइट मोस्ट डिवावर पे असर नहीं करता। असुरा कहता है मेन क्वेश्चन ये है कि मोस्ट डिवावर ईश्वर को हरा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अच्छा काम किया हेल डीमन। अपने कटे हुए उंगली के दिखाते हुए कहता अब तुम मेरी बॉडी में लौट सकती हो, मैं तुम्हें अपने 30 उंगलियों के लीडर के रूप में पहचानूंगा। लेकिन हेल डीमन उसे ही देख रही होती है और उससे कहती है उंगलियों का लीडर, 300 साल सजा पाने के बाद रिवॉर्ड थोड़ा कम लगता है, तुम मुझे अपना बॉडी क्यों नहीं दे देते, और बदले में मैं तुम्हें उन सभी उंगलियों का लीडर के रूप में भूमिका दूंगा। इससे असुरा हंसने लगता है और उसके साथ साथ वो दोनों चेहरे भी हंसने लगते हैं। तभी असुरा उस पर अटैक कर देता है और कहता है इंसानी दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहने के बाद तुम पागल हो गई होगी, ये मैं ही था जिसने तुम्हें बनाया, तुम तो बस मेरा एक हिस्सा हो। हेल डीमन कहती है तुम बहुत ही दिलचस्प बातें कह रही हो, क्या आप भी उस क्रिएटर को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिसने तुम्हें बनाया है? एक और सिर कहता कि तुम क्या कहनी चाह रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई शख्स जो एक उंगली के लेवल पर है मेरे खिलाफ जीतने का थोड़ा सा भी संभावना दिखा सकता है? हेल डीमन कहती है कौन जानता, हालांकि एक जुआ है। और वो सिस्टर सूजन की एबिलिटी को यूज करने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि ये जोखिम उठाने लायक है अगर गॉड बनना है तो। और जैसा कि इस एबिलिटी को सील करने के लिए यूज किया जाता है और इसके सफल हो या असफल हो, इसके बाद 666 सेकंड के बाद कास्टर का सोल और बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रिएटर अपने स्टिक को जमीन पर रखता है और वो दुनिया को धीरे धीरे मिटाने लगता है। तभी अपने सामने को देखता है तो वहाँ पे ग्योंग आ जाता है। क्रिएटर उसको हवा में रोक देता है और कहता है तो तुम एक डिवावर हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विनाश की लाइट तुम पे काम नहीं करेगी, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प हो। ग्योंग कहता मेरी बॉडी मैं हिला नहीं सकता, और उससे कहता तुम कौन हो, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाले तुम कौन हो? क्रिएटर हंसते हुए कहता मैं कौन हूँ, मैं ही शुरू हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही ब्रह्मांड का सार हूँ और मुझे इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार है, मैं यूनिवर्स का लॉर्ड हूँ।